या जय भीम सर। जयवीर। आई एम सो प्लीज टू टॉक टू पद्मश्री सुधारा कोलवे जी, जिसके बारे में बताने की मुझे नहीं लगता कि ज्यादा जरूरत है। एवरीबडी नोज पद्मश्री सुधाकर कोलवे जी थ्रू हिज कैमरा, through the stories he tells, through the unsung stories I would say, क्योंकि काफी सारी ऐसी स्टोरीज है जो हमें किसी और के नजरिए से इस तरह से देखने ही नहीं मिलती जिस तरह से सुधारक सर ने हमें बताया है। तो हम सुधारक जी को एज अ प्रोफेशनल तो जानते हैं, एज अ स्टोरी टेलर, एज अ कैमरा पर्सन, एज अ राइटर, ये सब चीजें तो हम जानते हैं, लेकिन वी वुड लाइक टू नो यू एज अ पर्सन। तो हम शुरुआत करना चाहेंगे कि आपका जन्म कहाँ हुआ था, आपका बचपन कैसे गुजरा, और लाइक ये जो जर्नी रही आपकी पूरी लाइफ जर्नी, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। तो शुरुआत करेंगे आपके बचपन से, और आपके बचपन के जो एक्सपीरियंसेस रहे, लाइक नोइंग द रियलिटीज, उसके बारे में। जी, नहीं, मैं महाराष्ट्र से हूँ। अकोला में मेरा जन्म हुआ, अकोला जिला में। और मेरे पिताजी और माँ अकोला और अमरावती से है, विदर्भ से। और वो जब मेरे पिताजी नागपुर में पढ़ते थे, और फिर वो नागपुर में पढ़ने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब मिला उनको। उसके बाद वो बम्बई आए। तो फिर हम लोग बम्बई बाद में आए, क्योंकि ना पहले लोग जाते हैं फिर सेटल होते हैं। तो वैसे पिताजी सेटल हो गए, उसके बाद फिर हम बम्बई आए। तो वो 3-4 साल जो थे वो गांव में ही हमने गुजारे। जो बचपन की जो मेरी स्कूलिंग है 7th तक, वो गांव में ही थी। और काफी समय, उस समय बहुत गरीबी थी, और खेत में जाना पड़ता था। और काफी उस समय 1-2 दुष्काल भी हुए थे। तो तकरीबन थोड़ी सी सिचुएशन जो फैमिली की अच्छी नहीं थी। फिर पिताजी ने जब हमको मुंबई लेके आए। खेत में एज इन आपके पिताजी फार्मर थे पहले, या मतलब लैंडलेस लेबर्स की हिस्ट्री रही आप लोगों नहीं, पिताजी जो है वो पूरी फैमिली जो है वो लैंडलेस लेबर थी पिताजी की यहाँ की। और माँ की यहाँ की जो है फार्मर्स थे, उनकी काफी खेती वगैरह थी। पिताजी के यहाँ से सब, मेरे मेरे पहले पिताजी है जो पढ़ाई करके बीए इन इंग्लिश ऑनर्स में करके आए थे। और पहले पिताजी थे, पहले घर के सदस्य थे जो पढ़ के आगे गए। फिर हमारे भाई आए, फिर हम लोग पढ़े, हमारी बेटियां भी पढ़ रही है। तो जब हम अकोला से आए मुंबई में, तो पिताजी जो है काफी प्रबोधन का काम करते थे, क्योंकि वो बाबा साहेब अम्बेडकर को बहुत जैसे भगवान जैसा ही मानते हैं। लाइक, तो उनके गाने लिखना, उनका प्रचार करना, उनके जो रेजिलेंस है, या फिर लिबर्टी के लिए जो है वो लड़ाई जारी थी तभी, जब मैं छोटा था, तब जब 66 में मैं पैदा हुआ। तो उस वक्त काफी था, 10 ही साल हुए थे बाबा साहब ने बुद्ध धर्म की दीक्षा देने के बाद। तो वो पूरा माहौल जो था हमारे घर में, गाने गाना, लोग आना, बहुत शायरी आके फिर बाबा साहब के ऊपर गए। तो मैं बच्चा था, सुनता था। वैसे तो पता नहीं था कि मैं आगे जाके वही काम करने वाला हूँ, ऐसा कुछ पता भी नहीं था। तो जब मेरी स्कूलिंग खत्म हो गई, तो उसके बाद मुझे इंजीनियरिंग में डाला गया। तो इंजीनियरिंग में पढ़ नहीं पाया, क्योंकि मुझे अंग्रेजी आती नहीं थी। और क्या क्या मराठी गांव से आके या उल्लासनगर में आके वो मैच नहीं करता है। विद्याविहार में हम सोमाई कॉलेज में थे, तो हमसे हो नहीं पाया। तो फिर हमने कहा कि वैद्य जी को कि हम ड्राइंग करेंगे ना, मुझे फाइन आर्ट्स करना है। तो उन्होंने मुझे फाइन आर्ट्स में एडमिशन दिया। तो वहां पे भी हम कुछ कर नहीं पाए। तो वहां पे हमारे एक प्रोफेसर थे, बौलेकर करके, प्रोफेसर अनंत बौलेकर। तो उन्होंने कहा कि ये लड़का बहुत स्ट्रगल करता है। तो वो मुझे लेके जाके, उन्होंने मुझे खुद हाथों से जाके फोटोग्राफी में एनरोल कराया। में। तो वहां से यानी मेरी फोटोग्राफी की यानी जर्नी। आर्टिस्ट तो आपकी लिगेसी में था, क्योंकि आपके पापा, जैसे आपने कहा कि गाने भी लिखते थे, यानी जी हाँ, जी। मूवमेंट और आर्ट ये दोनों पहले से था, लेकिन आपको ढूंढने में थोड़ा वक्त लगा कि कौन से आर्ट में आप फिट बैठेंगे। तो ये हाँ, वो आपकी एक जर्नी क्या रही। हुआ कि जब मुझे पहला जॉब मिला अखबार में, तो उस समय भी मुझे पता नहीं था कि मैं किस तरह जा रहा हूँ। लेकिन ये था कि सब पता चलता था कि अखबार में होने से क्या होता है कि आपको पता चलता है कि कौन से समाज के साथ क्या हो रहा है, किसी और के साथ क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है। तो वो थोड़ी सी मेरी नॉलेज बढ़ती गई। और फिर जब एक मैं 5 से 10 साल का जब प्रोफेशनल फोटोग्राफर बन के जब मैं उभर गया, तब मुझे मुझे क्लियरली मालूम पड़ा
कि मुझे क्या करना चाहिए और कहाँ पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि उस वक्त तक पता चल गया था कि वहाँ पे खैरलांजी हो गई थी, फिर पुना का एक हत्याकांड हुआ था, बहुत सारे न्यूज ऐसे पढ़ता था जो एट्रोसिटीज के ऊपर होते थे, या दलितों के ऊपर होते थे, या फिर बौद्ध समाज के ऊपर होते थे। तो तभी मेरी रिएक्शंस नहीं होती थी, क्योंकि मैं जस्ट पढ़ रहा था और समझ रहा था कि ये क्या है। और फिर जब मुझे एक 15 साल हो गए प्रोफेशन में, उसके बाद फिर मैंने तय किया कि अभी हमको ये जो जो मैंने सीखा है या जो मैंने पाया है, वो क्यों नहीं हम हमारे समाज के उन हिस्सों को लाया जाए जो अनसीन है, जो देख नहीं पाते लोग, होने के बाद भी लोग उसको यकीन नहीं करते हैं। तो फिर मैंने वो काम करना शुरू किया। सर तो पूछना ऐसे ही चाहूंगी, जैसे लाइक बीइंग अ फोटो जर्नलिस्ट, आपने जब फील्ड पे काम किया होगा, जब आपने जैसे बताया कि न्यूज के लिए आप काम करते थे, तो कई बार ऐसा देखा जाता है कि जब किसी दलित एट्रोसिटी की केस होती है, आदिवासी एट्रोसिटी की केस होती है, उस वक्त जिस तरह से सपोज उसमें भी विमेन हरासमेंट रेप केस की बात हो, तो जो फोटोज छपती है वो हमें काफी अलग दिखती है कंपेयर टू वुमेन हरासमेंट केस फ्रॉम अपर कास्ट वुमेन। तो, बराबर एकदम नहीं। तो क्या आप इस पर थोड़ा और प्रकाश डालना चाहेंगे? हाँ नहीं, वो तो एकदम, वो तो क्या है कि इन लोगों के लिए जगह नहीं है अखबार में, जो दलित और जो अंतिम तबके के लोग हैं, उनकी छोटी सी न्यूज होती है। लेकिन अगर वो ऊपर क्लास, अपर क्लास या मलबार हिल या ऐसे कोई बड़े से एरिया अगर आप ले, जो एलिट क्लास के एरिया है, अगर वहां से कुछ भी आता है तो उसको बहुत सारी ढेर सारी जगह मिलती है, अटेंशन मिलता है, उसको फॉलोअप किया जाता है। लेकिन ये जो रेप मर्डर जो गरीबों के साथ होते हैं, या फिर जो जलाया जाता है, घर जलाया जाता है, मारा जाता है, तो वो, या जमीन छीनी जाती है, उसकी जो न्यूज जो है उसकी स्पेस कम है अखबार में, क्योंकि जो पूरा अखबार का जो पूरा सिस्टम है वो एक स्पेसिफिक लोगों के हाथ में है। वहाँ एडिटर हो गया या फिर जो भी पब्लिशर है वो, तो वो स्पेस जो है वो कंट्रोल करते हैं। तो इन जगह को ज्यादा स्पेस नहीं मिलता है, और स्पेस नहीं मिलने की वजह से वो बातें पहुंचती नहीं है जो लोगों तक पहुंचना चाहिए, जो आक्रोश होना चाहिए, जिस चीजों के बारे में होना चाहिए, एक एक उठाव होना चाहिए, वो होता नहीं है, क्योंकि उन न्यूज को दबाया जाता है, और वो वेरी स्पेसिफिक दबाया जाता है ना। मुझे याद है कि अगर वो, मुझे कहा गया था कि अगर न्यूज अगर वो झोपड़पट्टी में से है तो उसको ध्यान नहीं दिया जाए। अच्छा, ऐसा स्पेसिफिकली बताया गया? हाँ 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 हाँ, ऐसे। या फिर अगर वो कुछ एलिट क्लास की है तो उसको ढूंढा जाए, और ढूंढा, और क्या निकाल सकते हैं, है ना। जैसे वो कोशिश रहती है कि सिर्फ, है ना, उनका ही दबदबा रहता है। तो ये बहुत और डिग्निटी ये, की भी लेकिन बात क्या, की जाए तो जिस तरह से जब किसी रेप विक्टिम के चित्र छपते हैं अखबारों में, तो एक दलित आदिवासी महिला के जिस तरह से चित्र छपते हैं रेप विक्टिम के, वो काफी अलग होते हैं। यानी उन्हें डायरेक्टली एक्सपोज किया जाता है, उनकी उनकी शरीरों उनके के नाम प्रति कोई लिए जाते डिग्निटी हैं। नहीं होती, उनके नाम हाँ, डायरेक्टली नाम नहीं एक्सपोज दिए होते हैं। जाते हैं वहाँ पे। थोड़ा एथिकल प्रॉब्लम है वहाँ पे, बहुत अभी अभी काफी उसमें चेंज, बदलाव है। लेकिन पहले जैसा तो क्या था कि उतनी सेंसिटिविटी नहीं रखते हैं उनके हिसाब से, क्योंकि एक तो क्या है कि ये जवाब दे नहीं पाएंगे, ले नहीं पूछेंगे नहीं ना, कि भैया हम्म। हमने क्यों छापा हमारा नाम। उनको पता है कि ये कहाँ से आएगा, गांव से आके कौन सा केस करेगा, और फिर प्रेस फ्रीडम नाम की तो कोई चीज है ही नहीं। तो वो फिर वो अगर कोई एडिटर बहुत सेंसिटिव होता है, तो बहुत सारे हैं, तो वो कोशिश करता है कि उसको नाम न दिया जाए फोटोग्राफ में। बट वो रिप्रेजेंटेशन जो है वो थोड़ा सा अमानवीय है, वो बहुत क्या कहते हैं, अनसेंसिटिव जैसा है, इसमें जी। कोई शक नहीं है। तो ये मैं जानना चाहूंगी कि आपने जब उस तरह से देखा कि किस तरह से फोटोज छापे जाते हैं, या किस तरह से एक नजरिया, एक पर्सपेक्टिव है डाउन ट्रोडन या मार्जिनलाइज्ड लोगों को देखने के प्रति, तो आपने अपनी फोटोग्राफी में कब ये निश्चय किया कि मैं इस तरह की फोटोग्राफी तो बिल्कुल नहीं करना चाहूंगा जिसमें इस तरह से रिप्रेजेंटेशन हो, अनडिग्निफाइड रिप्रेजेंटेशन हो मार्जिनलाइज्ड लोगों का? हाँ, जो मुझे टाइम लगा, क्योंकि मैं प्रोफेशन सीख रहा था, हमारे घर से तो कोई फोटोग्राफर था नहीं, कोई पत्रकार नहीं था। तो बस मेरी समझ में बढ़ा रहा था कि इसको क्या, कैसे इसको देखा जाए। और फिर एक समय आया कि मुझे लगा कि जो जो हमारा जो समाज है या जो हमारा तबका है, उसको जिस तरह से देखते हैं या जिस तरह से रिप्रेजेंटेशन होता है, उसमें ना तो डिग्निटी रहता है, ना रिस्पेक्ट रहता है, और जस्टिस की तो कोई बात ही नहीं होती है। तो फिर हमने सोचा कि क्यों ना हम इस चीजों को, मैं कोशिश करूं कि जो अनसीन है, जो 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 लोगों ने देख के भी उनको
अनदेखा किया। एक्नॉलेज नहीं करते हैं कि ऐसा होता है ना। जो जो सोसाइटी जो है वो देख नहीं पाती है, जो अनजस्ट सोसाइटी है। तो उसके लिए फिर हमने सोचा कि मैं क्यों अपना कैमरा के यूज करूं और कुछ ऐसी तस्वीरें लाऊं जिससे उस तस्वीरें में डिग्निटी भी रहे, और अपील ये भी करे कि भैया हमारी तरफ देखो कि हमारे साथ अनजस्टिस हो रहा है। तो हमने कोशिश की आज से 20-22-21 साल पहले, और तब से लेके फिर एक एक विषय लेके मैं काम करता हूँ और एग्जीबिशन करता हूँ या फिर पब्लिश करता हूँ कहीं पे, कि उस विषय में देख के जो 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 पुलिस है या जस्टिस सिस्टम है या फिर जो 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 लोग बनाते हैं ये पूरे इसको, वो लोग ध्यान दे, कि इस पे ध्यान देने का जरूरी है। तो एक सपोर्ट या फिर एक एक एटलीस्ट कुछ मालूम होना जरूरी है ना, लोगों को तो मालूम भी नहीं है या मालूम होने के बाद भी नहीं एक्नॉलेज करना चाहते। तो उसके लिए ये तस्वीरें फिर बहुत अहम रहती है कि दे आर डिमांडिंग जस्टिस, दे आर डिमांडिंग डिग्निटी। तो वो मैं कोशिश करता हूँ कि वो पूछे सिस्टम से या फिर जो पॉलिसी मेकर्स है उनसे कि भैया हमारे साथ ये हो रहा है, ये अन्याय हो रहा है, आप क्या कर रहे हो। तो एटलीस्ट मालूम होना बहुत जरूरी है। सर मैं ये जानना चाहूंगी कि आपने जिस वक्त ये शिफ्ट किया पर्सपेक्टिव का, यानी एक सिखाया गया पर्सपेक्टिव को छोड़कर आपने जो डेवलप किया अपना पर्सपेक्टिव, उस वक्त आपके साथ जो फेलो कैमरा पर्सन होंगे या फेलो फ्रेंड्स होंगे, आपके कलीग्स होंगे उस वक्त, उनके क्या रिएक्शंस रहे? उन्होंने क्या आपके काम को सराहा, या क्या उन्होंने कहा कि ये किस तरह का काम है, हम जो कर रहे हैं वो क्यों नहीं कर रहे? क्या ऐसा कुछ हुआ? हाँ नहीं, क्योंकि क्या है ना, उनके साथ वो हुआ नहीं है जो हमारे समाज के साथ हुआ है। तो उनकी जो इन डेप्थ जो है वो डेप्थ उनके पास नहीं है। और हमारे पास क्या है कि हम हजारों सालों से जो जो हमारी पीड़ा की गई है या जो जो अत्याचार किए गए हैं वो हमको पता है। तो वो तो अत्याचार ही है ना, तो वो करते हैं, वो हम अत्याचार सहन करते हैं। तो उनको वो समझ आएगी नहीं जब तक कि वो समझ नहीं पाएंगे कि ये क्या है। या ना, अगर वो जात पात समझ नहीं पाएंगे, कास्ट सिस्टम समझ नहीं पाएंगे या पावर नहीं समझ पाएंगे, तो उनकी वो समझ में आएगा नहीं। तो लोगों ने काफी पहले तो जो कलीग थे जो जो न्यूज़पेपर से थे, वो उन्होंने कुछ ज्यादा सराहा भी नहीं और देखा भी नहीं। लेकिन एक बाद में फिर कुछ सालों के बाद एक टप्पा चल कि अपने लोगों का काम करता है सिर्फ। तो फिर मैंने कहा कि ठीक है, मैं साइड लेता हूँ, पहले साइड उन लोगों की लेता हूँ जिनको वॉइस नहीं है। तो सिर्फ ये नहीं है कि मैं अपने समाज पर जो वॉइसलेस पीपल मैं रिप्रेजेंट उनको करता हूँ, जो मेरे लोग हैं। और मैं मेरे लोगों को रिप्रेजेंट करूँ, नहीं तो और फिर कौन करेगा। तो वो मैंने अपना तय किया। फिर उनका उनका जो रोष है वो मुझे फिर कुछ इतना ज्यादा लगा नहीं, क्योंकि ये जो है ये बड़ी समस्या है जिसको ना एक पत्रकार नहीं, एक कलाकार के हिसाब से देखना बहुत जरूरी है। तो वो काफी आ गया बीच में। लेकिन मेरा काम, अगर आप अपनी काम अपने मन से और दिल से अगर लगन से करते हो तो फिर आपको कोई बाधा बीच में आती नहीं। और वैसा ही हुआ, क्योंकि मैं अपना काम करते गया, भले अपने लोगों के लिए करता, लेकिन वो है ना, जो एग्जिस्टिंग रियलिटी है वो रियलिटी है, और उसी को मैं बाहर ला रहा था। तो वो एक्नॉलेज करे नहीं करे, बट there are some sensitive people will definitely acknowledge it or see it. तो वो उसको कुछ हमने ध्यान नहीं दिया कि कौन को किसको पसंद आए या किसको नहीं पसंद आए। हमारा काम था कि हम काम करते जाए और हमारी जो समस्या है वो लोगों तक लेके आए। एक सवाल है मेरे मन में कि किसी पत्रकार का कलाकार होना या एक्टिविस्ट होना कितना जरूरी है? क्योंकि मुझे याद है जब मैं जर्नलिज्म की क्लास में बैठी थी तो मेरे प्रोफेसर ने मुझे कहा था कि यू आर नॉट अ जर्नलिस्ट, यू आर एन एक्टिविस्ट। व्हाई आर यू सो, व्हाई यू बिहेविंग लाइक एन एक्टिविस्ट, यू शुड बी अ जर्नलिस्ट। तो आपके क्या पर्सपेक्टिव्स है इस चीज को लेकर? नहीं सी, पत्रकार का काम क्या होता है, जो अनजस्ट है उसको बाहर लाना है, बराबर, एक्सपोज करना है। और उसकी नेक्स्ट स्टेप जो है उसका एक्टिविज्म है ना। तो पत्रकार और एक्टिविज्म में बहुत ही 3 लाइन है। आप अपना काम करते रहिए, एक्टिविस्ट अपना काम करते रहेगा, और वो आगे चलते रहना चाहिए। और फिर एक ऐसा समय आता है कि आप को कहीं ना कहीं साइड लेनी पड़ती है, अच्छाई की या बुराई की, है ना। बट एट द एंड ट्रूथ इज इम्पोर्टेंट। So you stand with truth as a journalist, as an activist. If you stand with the truth, then there's no question whether you are a journalist or you are an activist. At the end, you're a human being, which you want everybody to be equal, everybody to have a liberty on this, and you want a good
एक अच्छा समाज आप चाहते हैं, तो उसके लिए फिर आप एक मानव जैसे अगर मानव से संपर्क करेंगे तो फिर डेफिनेटली दैट प्रोफेशन का हाइट ऊपर चला जाएगा, है ना। तो मुझे बिल्कुल। लगता है कि पत्रकार का काम जो है वो अगर अपने निश्चय मन से करता रहे तो वो एक्टिविज्म की तरह भी जाता है ना। ऐसा नहीं कि वो दोनों अलग अलग चीजें हैं, So आप करते just for रहिए the फिर वहां sake से of कोई और मदद giving, करेगा। yeah, it shouldn't be just for the sake of giving news. It should be sake to demand justice in return. Yeah, डिमांड जस्टिस और सबके लिए होना चाहिए वो, है ना। सबका वो सिर्फ स्पेसिफिक लोगों के लिए नहीं बट एक समाज के लिए पूरा होना चाहिए उसका दायित्व। जी बिल्कुल। सर, आपके फोटोग्राफी के काफी सारे फोटो एसेज पब्लिश हुए हैं, कई सारे मैगजीन्स में आए हैं, कई सारे न्यूज़पेपर्स में आए हैं, कई पिक्चर्स हमने देखे, लेकिन एक पिक्चर ऐसा है उसमें का, एक पिक्चर ऐसा है जो काफी गहरा असर, मतलब सॉरी, सभी फोटोज ऐसे हैं जिसमें समाज का समाज की रियलिटी सामने लाकर रख दी है, लेकिन एक उस खास फोटो के बारे में कहना चाहूंगी जिसने लोगों को मतलब एक्नॉलेज करवाया कि ये जिंदगी है, लोग ऐसे जी रहे हैं और आप लोगों को पता भी नहीं, आप उनके बाजू से साइड से गुजर जाते हैं और कोई एक व्यक्ति उस मैन होल के अंदर जाता है और ऐसे कई लोग रोज मर रहे हैं जिसके बस आंकड़े बनकर रह गए हैं। तो मैं, आप वो जब फोटोग्राफी आपने जब की उस वक्त आप उस चीज को किस तरह से देख रहे थे, आप पर क्या उसका इम्पैक्ट हुआ, क्या कुछ, क्योंकि मेंटली डिस्टर्ब करने वाली फोटो है वो, जो कोई भी देखता है उसे भी डिस्टरबेंस हो ही जाता है। तो आपने तो वो लिटरली फोटो क्लिक की है, तो मैं जानना चाहूंगी आपका एक्सपीरियंस उस वक्त का जब आप मैनुअल स्कैवेंजिंग और मैनहोल में लोग किस तरह से काम करते हैं उस पर आप जब काम कर रहे थे। नहीं, जब सफाई कामगार के ऊपर मैं काम कर रहा था, मुझे पता था कि ये हमारे लोग हैं और एक स्पेसिफिक पूरा समाज है जो यही काम करता है, और इनको जो 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 कास्ट सिस्टम के हिसाब से जिनको ये लोएस्ट वर्क है जो इनको किए करना पड़ता है, और ये फ्रॉम फैमिली टू फैमिली है ना, पूरा काम पूरा सालों से हजारों सालों से करते आ रहे हैं। और जब मुझे पता चला कि हम लोग शहर में आके हमारा इंडिपेंडेंस होने के बाद भी ऐसी प्रथा चालू है, तो ये पहला प्रथा जो थी ये बंद हो गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी ये चालू है। जैसे मैनुअल स्कैनिंग में जाना या हाथ से उठाना जो कि बैन है मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, और जो 40,000 कामगार है और दोनों सुबह शाम वो गली में जाते हैं, हाथ से कचरा कूड़ा उठाते हैं, उसमें सब कुछ है। आप एनिमल के टुकड़े, बॉडी के टुकड़े, आप क्या नहीं है ऐसे सोचो कि उसमें जो आता है वो अमानवीय काम वो लोग करते हैं पूरा। तो ये पूरी मैंने जब शुरू किया तो क्या था कि मुझे भी पता नहीं था कि ये सच्चे हमारे लोग हैं। पहले जब मुझे बहुत धक्का लगा कि पहले तो लोग ऐसा काम कर रहे हैं और ये मेरे समाज से है, तो उससे और ज्यादा मैं विचलित हुआ कि ये क्या चीज है। जब मैं घर गया तो घर में अंधेरा, बहुत सारी डेथ, यंग एज में डेथ, और बहुत वही लोग जो दारू पीते हैं, क्योंकि तो दारू पियेंगे नहीं तो काम नहीं कर पाएंगे, अंदर नहीं जा पाएंगे, तो वो उसको बंद करना पड़ता है क्योंकि इतनी इतनी बदबू होती है, इतने कीड़े मकोड़े होते हैं कि आप इमेजिन नहीं कर सकते कि आप उसके ऊपर आप जब देखते हैं तो नाक बंद करके भाग जाते हैं। लेकिन ये लोग उसमें उतरते हैं। जब पहली बार जब ये उतरा और जब ये बाहर आया तो मुझे लगा कि ये तो अगर कोई नरक है तो यही नरक है। दूसरी चीज नहीं, अगर फिजिकल स्पेस की अगर बात करेंगे तो यही नरक है। मुझे नरक जैसा लगा वो, है ना। तो उसके बाद दूसरी बार जब मैंने भी कोशिश की अंदर जाने की, और जब मैं अंदर गया तो मुझे इतना डर लगा कि मैंने जो को वर्कर है उसका हाथ पकड़ा। पूरा साइलेंस रहता है, पूछे नीचे पानी बहता है, बदबू बहुत रहती है, और आपका दुनिया से कनेक्शन टूट जाता है। आप वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, आप जिंदा आएंगे कि मौत के आएंगे कि अनकॉन्शियस होके आएंगे, आपको ही पता नहीं रहता है। और बहुत सारी डेथ इसी में होती है जब वो अंदर जाता है, तब उसको कोई सिक्योरिटी नहीं होती है, कोई उसको एम्बुलेंस नहीं होती है उसके लिए, बिकॉज ये मर जाएगा तो कुछ होता नहीं है। ठीक है, एक आदमी मर गया, एक दलित का मर गया तो कुछ ये नहीं है, और उनका काम ही है पुश्तों का, तो वो करते रहो। तो मुझे लगता है कि वो बहुत मान्य था कि एक आदमी नरक में जाके काम करता है और उसको एक्नॉलेज आप करते नहीं कि इतना बड़ा काम वो कर रहा है ना। एक सैनिक जितना काम करता है उससे ज्यादा बड़ा सैनिक ये है। और अगर आप अभी पैंडेमिक के टाइम देखें तो वो तो हीरो है ना, ही इज ओनली वॉरियर। बाकी ठीक है, सब लोग
कर रहे हैं, लेकिन जो हाथ से उठाना, ये जो पूरे पीपी किट है उसको उठा के बाजू में डालना, सेग्रेगेट करना, कितना मुश्किल काम, कितना या अमानवीय काम वो लोग करते हैं। तो मुझे बहुत ये हुआ कि ये क्यों होता है करके सवाल आया था कि क्यों करते हैं। तो फिर जब मैं धीरे धीरे 1 साल 1.5 साल जब मैंने काम किया, तो मुझे सारी चीजें पता चली कि ये क्यों काम होता है, कैसे काम होता है। और फिर उसके बाद धीरे 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 मैंने इन तस्वीरों को लेके काफी जगह पे एग्जीबिशंस किए, लोगों को दिखाए, और लोग कहते थे कि अच्छा ये ऐसा काम करते हैं क्या। लोगों को पता ही नहीं था कि ऐसे काम करते हैं करके। बहुत सारे लोग ये कहते थे कि अरे हमको तो मालूम ही नहीं ऐसा काम करते हैं करके। यानी कि पूरा बम्बई जो है रात को ऐसे ही साफ होती है बिना बिना लोगों के। तो लोगों को पता ही नहीं है कि एक ऐसा पूरा समाज जो है काम करता है और इम्पोर्टेंट काम करता है, जो जो आपकी सेवा सेहत के लिए इम्पोर्टेंट है, जो आपके आपके जीवन के लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद भी उसको एक जाति के हिसाब से देखा जाता है, उसको निचला अनटचेबल जैसा उसको बोला जाता है, उसको उसको हाथ नहीं लगाते, उससे बात नहीं करते, उसकी बदबू आती है ना। तो बहुत सारी चीजें उस तस्वीरों से सामने आती है, जो एक एक पूरा अमानवीय काम जो है उसमें दिखता है। मतलब जो व्यक्ति सफाई का काम कर रहा है उसे ही गंदा समझा गया है, और सिर्फ एक हाँ, व्यक्ति उससे को नहीं तो घिनौना पूरे समझ समाज जाते हैं। को गंदा समझा गया है। हाँ, और उसको तो जरूरी है, लेकिन उस पूरे समाज को, जो ये सबसे इम्पोर्टेंट काम करता है सोसाइटी के लिए, या समाज के लिए, उसी को घिनौना, और है ना, उसको हम कचरा वाला बोलते हैं, बल्कि हम कचरे वाले हैं जो हम करते हैं, बल्कि यहाँ उल्टा है। जी, इसके बाद मैं जानना चाहूंगी कि आपने जो महिलाओं के चित्रों पर काम किया हुआ है, कई सारे वल्नरेबल, मतलब उनकी वल्नरेबल स्टोरीज आपने समाज के सामने लाई है, तो जी। उसका आप एक्सपीरियंस शेयर करें तो अच्छा होगा। नहीं, बहुत वो काफी लंबा काम था। काम है, मैं करते रहता हूँ, जहाँ भी मुझे पता चला कि कुछ हुआ है, तो हम क्या करते हैं, जाके मिलते हैं विक्टिम से। बट आई डोंट कॉल देम विक्टिम, बट दे आर सर्वाइवर्स, वेरी स्ट्रॉन्ग सर्वाइवर्स, fighters. So we because they witness very horrible violence on them, and still they are standing and living a life. So I met this woman. I talk to them, we make a relationship, we have trust. और उसके बाद फिर धीरे से उनको पूछ के कि भैया ये स्टोरी आपकी, हम करें क्या। क्योंकि क्या होता है, बहुत पर्सनल स्टोरी होती है, इसमें रेप है, सेक्सुअल वायलेंस है, सेक्सुअल हैरेसमेंट है, डोमेस्टिक वायलेंस है, एसिड जैसे एसिड विक्टिम्स है। तो उनको पहले ही वो एक जो जो महिला है, जो जो ऑलरेडी एक बहुत सारी टॉर्चर से गुजरी है, उसके बाद फिर अगर हम उसके साथ सेंसिटिविटी से बात करें, तो हम उसको पूछते कि क्या हम आपके साथ बात कर सकते हैं, कि क्या हम आपकी स्टोरी। तो वो कहते कि भैया करिए, लेकिन अगर हमारे वजह से कहीं किसी का और को बच जाता है, तो ये बहुत जरूरी है। तो ये थॉट उनके मन में आता है कि ये कहीं ना कहीं किसी को फायदा होगा, तो इसके लिए वो बात करते हैं, अपनी तस्वीर देते हैं। तो बहुत ही भयानक सिचुएशन है, और मोस्टली बहुत मतलब महिलाओं का तो जनरल में सबके साथ है, बट उससे ज्यादा दलित तो महिलाओं के ऊपर ज्यादा होता है। बिकॉज वो एक तो आंसर आंसर सवाल नहीं पूछ सकती है, पावर नहीं रहता है, गांव के 2-4 घर रहते हैं, पावरफुल पूरा विलेज अगेंस्ट रहता है ना, ना जमीन रहती है, पूरा डिपेंडेंसी उनके ऊपर, पूरे पूरे घर की डिपेंडेंसी पूरे गांव के ऊपर रहती है। तो उसके साथ छेड़छाड़ करना या मामूली बात होती है। वो कुछ उनके बच्चे या यानी अगर एक अधेड़ उम्र की महिला है, तो उनके बच्चे भी उसको छेड़ते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि क्या करने वाले हैं ये लोग ना, इनको क्या करना है, तो ये तो हमारे लिए ही, हम इनके ऊपर जांच करने के लिए हमारा जन्म हुआ है। तो वो बहुत ही जाचक है। बहुत सारे, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, मैं काफी जगह ट्रैवल किया, हर जगह पे वही है कि महिलाओं को एकदम दबाया जाता है। कहीं कहीं तो घर से उनकी आवाज भी पता आती नहीं है कि क्या होता होगा उनके सामने, तो उनके साथ क्या होता होगा। एटलीस्ट दलितों की जो थोड़ी सी ये है, वो बाहर आती है ना, बात करना चाहती है, थोड़ी सांस ले सकती है, बता सकती है। बट ऐसी बहुत सारी समाज है जिसमें आवाज ही आती नहीं है बाहर कि क्या हो रहा है उनके साथ। 10-10 लड़कियां पैदा करना, 11वां लड़के पैदा करने के लिए उसको वापस प्रेग्नेंट करना, कि इन्हें तो छोड़ना नहीं कि जब तक लड़का नहीं पैदा हो जाए। यानी कि 10 लड़कियां हो गई, लेकिन 11वां लड़का होना चाहिए, तभी भी वो करता है, रुकना नहीं है।
या फिर लड़की हो गया तो उसको पहले जन्म के पहले ही उसको मार देना है ना, ये चेक करके वगैरह। तो वो काफी पूरे उसके साथ बचपन से लेके आखिरी तक या बुढ़ापे तक, या उसके साथ विच हंटिंग होती है उसके साथ बहुत सारे। तो हम तो मैंने क्या किया कि वो छोटा छोटा धीरे धीरे एक एक स्टोरी कि एक इम्पैक्ट लाए लोगों को, यूथ को, या जो नहीं देखते कि भैया आप देखो और समझो कि ऐसा होता है ना। जी। तो वो मुझे लगता है कि बहुत जरूरी सीरीज थी कि उन महिलाओं की कहानी लेके आके एक जो समाज है जो जो देखता नहीं है उसको दिखाने की कोशिश की थी। कुछ सक्सेस स्टोरीज या कुछ विद्रोही स्टोरीज के बारे में, क्योंकि आप इतनी महिलाओं से मिले हैं जब ये स्टोरी सीरीज आप कर रहे थे, तो उसमें क्या कोई ऐसी महिला आपको दिखी जिसने कुछ अलग कर दिखाया हो? क्योंकि हम हमेशा से ही विक्टिमाइजेशन के बारे में बात करते हैं कि कितनी भयभीत है महिलाएं, कितनी कमजोर है, कितना सह रही है, लेकिन ऐसी कई सारी महिलाएं होती है जो इन सबको मात देकर अपनी एक अलग पहचान बनाती है। इसमें जो महिलाएं थी वो एक्चुअली वो फाइटर ही थी सब की सब। इसमें कुछ महिलाएं थी जो जिनको जरूरी थी मदद की, और इसमें क्या था कि ऐसा समय था इनके साथ जब इनके साथ जो ये हादसे होते थे, ये ना तो पुलिस स्टेशन तक जा पाती थी ना इनकी कोई सुनता था। तो इसमें से ही कुछ लीडर बनी बहुत सारी, और फिर उन्होंने ही अपनी संस्था निकाली, और वो लोग जो है कोर्ट तक, जब तक न्याय नहीं मिलता है तब तक गए हैं। तो उसमें जैसे शालू करके जो है वो एसिड विक्टिम है, मैं तस्वीर दिखाऊंगा बाद में आपको। तो वो जो है धरने में बैठी थी जब मैं उनसे पहली बार मिला था, और कलेक्टर के ऑफिस के सामने, और उसके बाद उसने जो लड़ाई लड़ी कि सरकार के साथ और जस्टिस के साथ, है ना। तो वो इतनी फायर ब्रांड हुई थी बाद में कि अपने आप को वो जस्ट एक हीरो है ना निकला उसमें से कि, और फिर वो ये इसे ही सब लोग है ना बाकी सब लोगों को बहुत हेल्प करते हैं जिनके साथ हादसा होता है, तो उनको हेल्प करते हैं पुलिस स्टेशन तक लेके जाने की, एफआईआर करने की, क्योंकि इनके साथ ये पूरा हुआ है। इनको पता नहीं था कि एफआईआर के लिए भी 25-25 हजार रुपया इन्होंने दिए है। एक एफआईआर करने के लिए 25 हजार रुपए खर्चे किए। तो इनको पता है कि अभी क्या करना चाहिए, तो हेल्प करती है। तो बहुत सारी इसमें शालू है, मीना है, जो बहुत ही फायरमैन लीडर हुई है, और उसके बाद वो हेल्प करती है दूसरे के, है ना। तो वो मुझे तो एक अगर उनको मौका दिया जाए, मुझे लगता है कि बहुत सारी काम कर सकती है, लेकिन मौका ही मिलता नहीं है, और जो सप्रेशन है वो बहुत ज्यादा है। तो वही बहुत सारी है, बहुत सारी जो है फाइटर है, बहुत सारी इन तस्वीरों में। सर इसी के अलावा आपने माल न्यूट्रिशन के ऊपर सीरीज की है, और कई कई सारे ऐसे फोटो ऐसे सीरीज आपने किए हैं अलग अलग मुद्दों को और अलग अलग ट्राइब्स के ऊपर, या जहां पर भी, जैसे आपने शुरुआती में कहा था कि जो वॉइसलेस है उनकी वॉइस आप अपने कैमरा के थ्रू बनते हैं, तो जी जी। आपने फोटोज के जरिए तो स्टोरीज बताई, लेकिन आपने लिखना भी शुरू किया, आपकी कुछ किताबें भी पब्लिश हुई। तो मैं वो जर्नी जानना चाहूंगी कि एक, जैसे आपने कहा कि इंजीनियरिंग के बाद आपने आर्ट में ट्राई किया, उसके बाद आप फोटोग्राफी में आए, और पहले तो मतलब अ, किसी न्यूज के साथ जुड़े, और बाद में इंडिपेंडेंट आप फोटोग्राफर बने, और अब आप ऑथर भी हैं। तो मैं ये जर्नी के बारे में जानना चाहूंगी। नहीं, वो क्या था कि जब ये सीरीज चलती गई तो मेरी जो पहली किताब जो है वो लोक वाग्मय ग्रुप है मराठी में, उन्होंने छापी थी, टाटा ट्रस्ट ने छापी थी। और जब ये तस्वीरें टाटा रतन टाटा ने देखी, तो उन्होंने कहा कि अरे ये क्या हो रहा है, तो ना उन्होंने उसके ऊपर काफी मीटिंगें ली और कुछ कुछ करना शुरू किया। तो उन्होंने मुझे एक किताब बनाने के लिए दी, और उसमें फॉरवर्ड जो है रतन टाटा की है उस किताब में। तो जो पहली किताब है मेरी जिसमें फॉरवर्ड है रतन टाटा जी की। और उस किताब मैं क्या करता हूँ, मैं राइटर के साथ काम करता हूँ, मैं लिखता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पहले से जो आदत है कि विजुअल आर्टिस्ट हूँ, फोटोग्राफर है, तो मेरा कंसंट्रेशन पूरा उसमें रहता है। तो मैं राइटर के साथ काम करता हूँ मिलके दोनों। मैं पत्रकार होने से, फोटोग्राफर और रिपोर्टर दोनों साथ में रहने से वो रिलेशनशिप मैंने आगे भी कंटिन्यू रखी है। तो मैं मोस्ट ऑफ द माई प्रोजेक्ट्स आर विद द राइटर्स, राइटर, और एक जन नहीं, हम लोग 4-5 जन मिलके काम करते हैं कि उस चीज में फिर कोई सोशल साइंटिस्ट होता है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस से, या फिर कोई आर्टिस्ट होता है जो पेंटर होता है, कोई फोटोग्राफर। तो ऐसे मिलके क्या होता है कि उसको एक दिशा मिलती है कि कैसे करना चाहिए। जब आप एक ही बार एक ही नजरिया से देखते हैं तो आप कहीं स्टक होने के चांसेस है। जब आप
चारों पहलू आप ले सकते हैं। तो उसमें डिजाइनर भी है, मेरा एक दोस्त डिजाइनर है, तो वो मिलके हम लोग काम करते कि एक कहीं भी उसमें छोटी सी भी अनसेंसिटिविटी न हो जाए, है ना, कि यू टू बी सो सेंसिटिव। तो वो सिलसिला शुरू हो गया और उसमें पहली किताब जो है वो इन सर्च ऑफ डिग्निटी एंड जस्टिस आई। लेकिन मेरा कभी भी टीम के साथ ही मैंने काम किया है, और है ना, भले मैं फोरफ्रंट में हूँ, मेरी आइडियाज मेरी है, विषय मेरे हैं, लेकिन हम टीम के साथ काम करते हैं तो उसमें ज्यादा डेप्थ आती है, बहुत सारी जो खामियां हैं वो निकल जाती है, क्योंकि कौन क्या अच्छा बोल आइडिया लेके आएगा, तो साथ में मिलके करते हैं। तो अभी अभी दूसरी बाद में दूसरी किताब एक स्कूल के लिए आई थी, फिर वुमेन्स के ऊपर 6-7 किताबें हुई है। और इट ऑलवेज अ कोऑपरेशन विद द फ्रेंड्स, मोस्टली राइटर्स, और मैं अकेला क्रेडिट नहीं लेना चाहता हूँ किसी भी चीज जी के जी। लिए, तो कंबाइन ना, कलेक्टिव मुझे बहुत पसंद आता है कि कलेक्टिव प्रोजेक्ट है तो उसमें डेप्थ ज्यादा होती है, ज्यादा पहुंचता है, लोगों तक जा सकता है, और बिना गलतियों से, बिना छोटी छोटी गलतियों से। बिकॉज आप जब अकेले करते हो तो वो कहीं ना कहीं स्टक हो जाता है। तो अभी रिसेंट अभी वापस एक किताब आई है ये इसी महीने में, वापस वो जो है टैप करके लेके टाटा एफर्मेटिव एक्शन प्लान, उन्होंने एक छोटी सी किताब निकाली, बहुत भारी, वो सिर्फ एससी और एसटी के ऊपर किताब है, बहुत ही बहुत इम्पोर्टेंट किताबों से जानी जाएंगी आने वाले समय में। तो तो वो उसमें एक है, आपकी तो तस्वीरें किताबों हमें का, देखने मिलेंगी। हाँ तस्वीरें हैं, फिर डेटा है। वो दो प्रोफेसर है टाटा इंस्टीट्यूशन के, एक शैलेश दारोकार और हाँ बोधी, वो उन्होंने को हाँ। ऑथर की है हमने साथ में। तो वो तीनों मिलके हमने किताब लाई, फिर काफी बहुत सारे लोग हैं उस किताब में, वेरी ब्यूटीफुल, एक पॉकेट बुक जैसे हो गया जिसमें आपको एससी एसटी का पूरा डेटा मिलेगा, विजुअल स्टोरीज मिलेगी जो आपको देख के समझ में आएगा, इंडिविजुअल। तो कि उन तस्वीर से देखने के बाद आपका नजरिया बदल जाए कि इन लोगों के साथ कैसे बिहेव किया जाए, या क्या जरूरी चीजें हैं एससी और एसटी की। जब जब हम बात करते हैं, जब रिजर्वेशन की बात करते हैं तो हम बोलते हैं इनको रिजर्वेशन नहीं देना चाहिए, लेकिन आप समझ नहीं पाते हो कि इनकी ये अभी भी उसी जगह पे है जहाँ पे शुरू हुए थे, ना बहुत सारा काम है। आप ट्राइबल्स की बात करेंगे तो उसी जगह पे है, अभी भी हेल्थ नहीं है, नौकरियां नहीं है, एजुकेशन नहीं है, बेसिक चीजों को उसी जगह पे बिल्कुल। बहुत ना उनके लैंड हम लोग ग्रैब कर रहे हैं, और जंगल जमीन टूट गई है तो उनका खाने का बहुत सारा तकलीफ है। तो वो आप वो नहीं समझ सकते, आप सोचिए यार ये तो ट्राइबल है, इसको हटा दो, है ना, इसको क्या आता नहीं है, लेकिन उसको आपको कोई मौका दिया ही नहीं, ना सीखने का, ना पढ़ने का, ना चांस दिया है। तो वो एक हुआ है, वो दलितों के साथ भी सेम हुआ है। तो ये फिर मेरी जो मेरी किताबें तो लोगों के लिए पहुंचाने के लिए है कि है ना, जो लोग हैं कि देखे और समझे, लिटिल बिट टू मेक देम अवेयर अबाउट द सिचुएशन ऑफ एससीज एंड एसटीज। तो एक प्रयास रहता है छोटा सा कि लोगों को समझ में आ गए। और बच्चों की जो मैं माल न्यूट्रिशन की आप बात करें तो माल न्यूट्रिशन की एक मैंने न्यूज पढ़ी थी कि देश के 50% बच्चे जो है माल न्यूट्रिशन। तो आप सिटीजन के नाते आपको हिलना चाहिए वो न्यूज पढ़ के कि भैया अपने देश के 50% बच्चे जो है कुपोषित है, आपको कुछ करना चाहिए। तो मैंने कहा यार अब देखते हैं कि क्या सच है। और जब हम 5 राज्यों में गए, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आसाम एंड महाराष्ट्र, तो 5 राज्यों में जब जाके जब हमने देखा तो बहुत गंभीर समस्या है प्रेग्नेंट लेडीज के लिए, बच्चों के लिए, और बहुत सारा जो जो कुपोषित है वो खाना नहीं मिलने की वजह से, या माँ को प्रॉपर फूड नहीं मिलने की वजह से मिला है। तो वो जाके जब हमने देखा तो बहुत गंभीर स्थिति सामने आई, तस्वीरें सामने आई। तस्वीरें दिखाऊंगा मैं, बहुत लाइक ना, आसाम में जो टी स्टेट है, वो वर्कर्स जो है वहाँ पे इतना डेली वेजेस कम है, 135 रुपया या 150 रुपया डेली वेजेस है, तो और वो हफ्ते में मिलता है। तो वो हफ्ते में खर्चा करके अपने बच्चों को क्या देगा, क्या खाएगा। तो उसके लिए हेल्थ इंडेक्स बहुत कम है। छत्तीसगढ़ में या महाराष्ट्र में आप नंदुरबार या नासिक का अगर आदिवासी पाड़ा में जाएंगे तो सेम हालत है। बिकॉज लिंकेजेस है बट वो कहीं ना कहीं टूटे हुए हैं, कहीं ना कहीं उसके ऊपर ब्राइब क्या कहते हैं उसको, वो लिंकेजेस बराबर नहीं है, है ना। जी जी। क्योंकि क्या जाना है वहां तक, कौन चल के जाएगा,
है ना, क्योंकि रास्ता नहीं है, डोंगर के ऊपर है, पहाड़ों के ऊपर है, तो वो अधिकारी या वो जो महिला है वो जाना नहीं चाहती है जो सामान लेके या जो राशन है वो लेके, तो इसकी वजह से भी काफी लोग कुपोषित रहते हैं। तो सर बड़ी जाहिर सीरीज है जाहिर लेकिन। सी बात है कि ये जो 50% हम बच्चों की बात कर रहे हैं जो कुपोषित है, ये जाहिर सी बात है कि ये समाज के इन्हीं तबकों से आते हैं जिन्हें जी हम जी पिछड़ा समाज, मार्जिनलाइज्ड, SC STs इन नामों से जानते हैं। और जहां हम देखते हैं कि सरकारी स्कूलों में भी इन्हीं यही बच्चे पढ़ने जाते हैं, इनमें से भी कहीं नहीं जाते। तो मिड डे मील्स जैसी जो स्कीम्स है गवर्नमेंट की, क्या इससे इन इन बच्चों को कोई फायदा नहीं हो रहा है? क्या आपकी इस सीरीज करते वक्त आपने इन चीजों को कभी ऑब्जर्व किया? क्या हाँ, जब रिफ्लेक्शन है? हमने एक जगह पे हम गए थे तो डोम समाज के बच्चे थे ना। डोम समाज जो है वो सेम काम करता है, मैनुअल स्कैवेंजिंग और डेड बॉडीज उठाना और ये करना उनका काम है। तो वो लोग पूरे खेल रहे थे। जब हम एक आंगनवाड़ी चल रही थी तो वहाँ पे सारे बच्चे खाना खा रहे थे, तो मैंने जाके पूछा कि इन बच्चों को क्यों नहीं है, तो बोलते ये बच्चे होने के बाद फिर इनको हम लोग खाना देंगे, लेकिन बाहर ही, इनको स्कूल के अंदर नहीं। ना ये स्कूल में जाते हैं, इनको खाना दिया जाता है और उसके बाद उनको वहां से भेजा जाता है। तो और मध्य प्रदेश की कहानी थी, और मध्य प्रदेश में बहुत सारे स्कूल में जो है बच्चों को अलग बिठा के दिया जाता है, या अलग बर्तन रहता है, या उनको खाना नहीं दिया जाता। ये ओपन है, ऐसा कोई झूठ नहीं है कि वह बहुत क्लियरली छूत है अनटचेबिलिटी हो रही है आज भी। है जी। छुआछूत है। और वो दिखती है वहां पे, क्योंकि ये समाज जो है ये डोम समाज है, ये गंदे रहते हैं, तो इसके लिए उनको स्कूल टीचर ही इनको अंदर नहीं आने देते। तो इनका दो तरह से नुकसान होता है, एक तो इनको स्कूल में भी नहीं आने दिया जाता है, और उनको जो राशन आता है वो भी मिलता नहीं है, तो और खाना मिलता नहीं है। तो ये बाहर खेलते रहते हैं, और फिर इसकी वजह से स्कूल भी नहीं जा पाते हैं, और माँ बाप जो है वो गटर में काम करते हैं, इधर जाते हैं। और तो वो पूरा एक बहुत ही क्या कहते हैं उसको, दुखदायक इमेजेस है उस या आपको बहुत द्वेष होगा उन चीजों के देख के जी। कि जी। ये ऐसा क्यों है करके, है ना। जब हम देखते हैं तो हमारे साथ जब जब टीम रहती है कि पूछते कि अरे क्यों नहीं आप टीचर से झगड़ा करते हैं, हम लोग हम बात करते होंगे, टीचर कहते हैं कि मेरे हाथ में कुछ नहीं, इनके पेरेंट्स ही, बच्चों के पेरेंट्स ही इनको आने नहीं देते हैं, पूरा गांव आने नहीं देता है, तो वो क्या करेंगे। तो इसमें सिस्टम कुछ काम नहीं करता। जब तक ये छुआछूत की बीमारी नहीं चले जाए तब तक ये रहेगा ही रहेगा, है ना। और वो है, और पूरे शहर में, पूरे गांव में, सब जगह पे जो है वो है। मैं आपको दिखता ही दिखता है, सिर्फ हम लोग बोलते कि नहीं है, बट इट इज देयर, इट इज वेरी इनविजिबल। हाउ डिस्टर्बिंग इट वुड बी कि जो रियलिटी हमें इतनी क्लियर दिख रही है, आज भी इंडियन पॉपुलेशन में, मतलब मेजोरिटी लोग, जो हमारा बहुजन समाज है, वो इस तरह से जी रहा है। और काफी सारे लोग हैं ये इसको एक्नॉलेज भी नहीं करते। मतलब वो लोग इसको एक्नॉलेज करना चाहिए, इसके पीछे इतनी इतने एफर्ट्स आपको लगाने पड़ रहे हैं, तो दिस माइट बी वेरी वेरी डिस्टर्बिंग। तो नहीं डिस्टर्बिंग, वो अगर आप इस बात निकालेंगे ना कि अरे खाने में ना स्कूल में जो है बच्चे लोग को आने नहीं दिया जाता, तो कहते कि अरे कहाँ है ये, क्यों पहले होता था अभी नहीं है। अरे मैंने कहा ये अब भी पिछले साल की तस्वीर है, ये फरवरी की तस्वीर है 2021 की, है ना। ये कुछ 2000 साल पुरानी नहीं है। और आप जब तस्वीरें देखेंगे तो ये लगती है कि ये 100 साल पुरानी तस्वीरें हैं, क्योंकि वहाँ विकास नहीं हुआ है, स्कूल नहीं गया है, वो पूरा पूरा समाज जो है वो उसको देखा ही नहीं गया है ना। या उसको कीड़े मकोड़े की तरह ही देखा हुआ। बिहार आप जाइए, आप यूपी जाइए, आप यूपी में तो महिलाओं के ऊपर बहुत ज्यादा ये, बिहार, उत्तराखंड, काफी जगह पे ये बहुत ही एकदम विजिबल भी है, और प्लस इनविजिबल भी है, कि लोग उसको एक्नॉलेज नहीं करते, क्योंकि वो जानना नहीं वो कहते कि वो मानना नहीं चाहते कि ऐसा चीज है, क्योंकि फिर उसके उनकी अस्मिता को धोखा बैठता है। वो कहते कि अरे हमारा हमारा तो देश ऐसा है, बड़ा है, तो वो सब टूट जाता है उनका पूरा वहम। तो मुझे लगता है कि बहुत ही दुखदायक है कि ऐसी चीजें हैं और ये चल रही है। और एक वही अपने पूरे लोगों को मिलकर ही समाज होता है, कि एक तबका अगर बीमार हो जाए और आप अच्छे रहे तो ऐसा तो हो नहीं सकता है ना, सबको अच्छा रहना पड़ेगा। बिल्कुल। तो वो लोग सोचते नहीं है। तो मैं यही कह रही थी कि ये सारी चीजें जब आप प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं, तो ये काफी डिस्टर्बिंग होता ही होगा। तो
आप जब वापस घर जाते हैं तो आपकी मनस्थिति कैसी होती है, और आप परिवार के साथ फिर क्या इन चीजों को डिस्कस करते हैं? आपके परिवार क्या इस चीज को समझते हैं, ये सारी चीजों को? तो मैं मैंने आपकी बॉन्डिंग आपकी फैमिली के साथ कैसी है उस बारे में जानना चाहूंगी थोड़ा। नहीं नहीं, बहुत डिस्टर्बिंग होते हैं जब हम आते हैं, तो कम से कम 7 8 10 10 दिन हम लोग बात नहीं करते उसके ऊपर, क्योंकि वो बहुत ऊंड जैसा हो जाता है, एक बहुत क्या कहते हैं उसको, यानी कि बहुत पेनफुल जर्नीज रहती है वो। जब सुन के आते हैं, उनके घर में जाते हैं, जब परिस्थिति देखते हैं, तो आप एज एन आर्टिस्ट, एज ए फोटोग्राफर, एज ए जर्नलिस्ट, यू यू आर हेल्पलेस, टू टू to give them justice. To, what you can do is to take pictures and publish and try it, but that is not enough. It is not enough. वो पूरा नहीं है। उसके साथ फाइनेंशियल हेल्प, बहुत सारा लीगल, फिर साइकोलॉजिकल, वो हम कर ही नहीं पाते। वो सरकार ही कर सकती है, लेकिन सरकार करती नहीं है। तो जब हम वापस आते तो 10 10 15 दिन हम बात नहीं करते उस चीज़ के ऊपर, उस चीज़ के ऊपर हम बात नहीं करते हैं, और फिर धीरे धीरे उस अनफोल्ड करते हैं। मैं तो क्या करता हूँ, मेरी जो तस्वीरें जो है मैं मेरी फैमिली के साथ पहले शेयर करता हूँ, क्योंकि मैं पहले चाहता हूँ कि अगर वो अप्रूव करते हैं तो हमें वो तस्वीरें, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि मेरी मेरी बीवी बच्चों की जो तस्वीरें हैं, वैसी तस्वीरें इनकी होनी चाहिए जो मैं दिखाना चाहता हूँ, है ना। ऐसा नहीं हो कि मैं इनकी तस्वीरें अलग दिखाना चाहूंगा और मेरे बच्चों की तस्वीरें अलग दिखाना चाहूंगा, तो वो पहले हमारे घर पे ही एडिट हो जाता है उस चीजों को। ये दे सकते, ये नहीं दे सकते, ये कर सकते, नहीं, व्हाई यू आर गिविंग द नेम, बिकॉज मेरी दोनों बेटी टीस में पड़ी हुई है, तो वो बहुत सारे प्रेशर रहता है उनका, कि आप ऐसे कैसे कर गेट सकते हो। कीपिंग का काम घर पे होता है पहले? हाँ, घर पे होता है, और फिर धीरे से फिर मैं क्या करता हूँ, मैं मेरे जैसे प्रोफेसर्स है, आर्टिस्ट है, सीनियर आर्टिस्ट है, उनको सबको काम दिखाता हूँ बाहर जाने से पहले या करने से। एक बार तो कम से कम कुछ लोगों की राय लेता हूँ कि यह सच है या ये दिस इज एथिकल और नो। ये मेरे लिए होता है, ये किसी और के लिए नहीं। मैं कैसे भी तस्वीरें लगा सकता हूँ, लेकिन एक आपकी इंडिविजुअल सेंसिटिविटी उस वक्त, और आपकी आपकी जो काम की जो ताकत है, वो तब उस वक्त काम आती है, कि how careful you are in selecting your images, showing, making sure that the dignity and respect of the in every individual remains the highest priority। तो वो बहुत ध्यान में रखता हूँ। तो इसके लिए बहुत सारी चीजें, एडिटिंग देखना, लोगों से दिखाना, बात करना, फिर उसको पब्लिक के सामने लेके आना। ऐसे ही नहीं कि मैंने निकाला और मुझे कल डाल दिया इंस्टाग्राम में और उधर उधर उधर, नहीं, उसको प्रोसेस है पूरी। एक एक उसको चेक लिस्ट है, डॉक्टर्स को दिखाता हूँ, साइंटिस्ट है तो वैसे बहुत सारी चीजें उसमें रहती है। जी जी। एक सवाल मेरे मन में आ रहा था कि इतनी बार वर्कशॉप्स जैसे आप लेते हैं या फिर एग्जीबिशंस में आपकी तस्वीरें जाती है, तो ये जो सर्वाइवर्स है जिनकी तस्वीरें लग रही है या फिर जिनसे आप बात करते हैं, तो उन्हें काफी दिलासा मिलता होगा ना, वाइल वाइल टॉकिंग टू देम, वाइल काउंसलिंग एक प्रकार से। तो क्या इन सब लोगों में से खुद की तस्वीरें देखकर या फिर कभी एग्जीबिशन में या फिर आप जब उनसे मिलते हैं उस वक्त कभी ऐसा कोई इंस्पिरेशन में जगा कि मुझे भी ये काम करना है या मुझे भी कैमरा सीखना है? क्या किसी इन सर्वाइवर्स में से किसी ने आपको अप्रोच किया है कि मुझे भी नहीं, सीखना है, जो मुझे फोटोग्राफी जो करना वुमेन वायलेंस वाले जो वुमेन वायलेंस की पूरी सीरीज जो यूपी में की थी बांदा में, उनमें महिलाओं के साथ हमने फोटोग्राफी का ट्रेनिंग भी लिया, और उन्होंने फोटोग्राफी का स्टूडियो भी डाल दिया था। तो अभी तो काफी लोगों को नौकरियां मिल गई है, लेकिन उस समय जो है उनका स्टूडियो था, कोडैक ने हेल्प किया था उनको स्टूडियो देने के। पासपोर्ट निकालने के लिए कम से कम 18 20 किलोमीटर जाना पड़ता था, तो हमने उनको ट्रेन किया, फोटोग्राफी किया, और स्टूडियो भी डाल दिया था। एक तो ये किस्सा हो गया, लेकिन बहुत सारे लोग जो है एक दो जन निकलती है इसमें, और ये लोग एग्जीबिशन भी देखने आते हैं, तो बहुत प्राउड फील करते हैं कि अरे हमने हमारी तस्वीर लगाई है, हम लोग देख रहे हैं हमको। वो एक बहुत उनको काइंड ऑफ इंस्पायरिंग रहता है वो आना, वो लोग देखना। तो कहीं ना कहीं ये दोनों साथ में चलते हैं कि मैं उनको इन्फ्लुएंस करता हूँ, वो मेरी तस्वीरें उनको इन्फ्लुएंस करती है, वो तस्वीरें उनको इन्फ्लुएंस करती है टू चेंज। तो ये सबका पूरा एक ही मतलब है कि कहीं ना कहीं एम्पावर हो जाए, कहीं ना कहीं बदल हो जाए। इन पूरा इसका मकसद जो है वो है, ये नहीं कि तस्वीरें निकाली और हमने पोस्टरिटी के लिए छाप दी और रख दी या आर्काइव, नहीं। उसका मतलब है कि यू नो something should happen, some change should be there, maybe it is very dead slow, but change होना जरूरी है। तो वो चेंज, द पिक्चर्स ऑफ द चेंज है ना, तो वो मैं कोशिश करता हूँ कि वो चेंज हो जाए कुछ ना कुछ। जी।
माय नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी द लास्ट क्वेश्चन, कि जैसे आपने टुवर्ड्स योर जर्नी टू फाइंड व्हाट यू वांट टू डू एंड what you are supposed to do, ये जब आपने आइडेंटिफाई किया एंड देन यू आर डूइंग इट सिंस लाइक मेनी इयर्स, और अभी ये लोगों तक ये काम पहुंचा है, लोग इंस्पायर हो रहे हैं, समझ रहे हैं, तो इसके बाद ये लीगेसी नेक्स्ट जनरेशन तक जानी चाहिए, इसलिए आप कई सारे वर्कशॉप्स और ट्रेनिंग सेशंस करते हैं, कई सारे यूथ को इस मतलब कैमरा चलाना तो मतलब टेक्निकल चीजें रही जो कि कहीं भी सीखी जा सकती है, लेकिन जो पर्सपेक्टिव डेवलपमेंट आप सिखाते हैं कि किस तरह से चीजों को सेंसिटिवली समझना है, किस तरह से उसे करना है और इस काम को आगे बढ़ाना, तो इनमें वर्कशॉप्स और ट्रेनिंग्स के बारे में आपसे जानना चाहूंगी। नहीं, हम लोग बहुत सारे ट्रेनिंग्स करते हैं पूरे। अभी ये साल हमने कुछ किया नहीं है, एक साल सिर्फ हमने झारखंड के जो दूर दराज लोग रहते हैं उनके साथ ही वर्कशॉप किया था, एक ऑनलाइन वर्कशॉप किया था और बहुत अच्छा काम आया था। जो पर्सपेक्टिव है, क्या हम क्या सोचते हैं कि हम अपनी कहानी लेके आए ना, दूसरे के बगैर हम अपनी कहानी लेके आए और उसमें कंटेंट के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाए, ना कि टेक्नोलॉजी के ऊपर। यू नो, जो जो कंटेंट, अगर आप अपनी पर्सनल स्टोरी और कंटेंट रहे तो वो ज्यादा स्ट्रांग होके आएगी। यू नो, क्या है कि मीडियम तो स्टोरी टेलिंग इज सेम है कि आपको ना इमोशंस लाने हैं, आपको ग्रेट स्टोरीज लानी है। तो हम क्या करते हैं कि उसी वर्कशॉप के माध्यम से हम उसको एक विंडो ओपन करते हैं कि ठीक है, तस्वीर फोटो निकालना सिर्फ सेल्फी निकालना नहीं है, या फिर बर्थडे पार्टी का नहीं करना है, या वेडिंग का नहीं है, बट देयर इज अ बियॉन्ड मोर, photography is beyond that. You know, it can be a change agent, you can be a change agent, you can be an observer for the situation, and you can bring those stories of marginalization, your own story to the public. तो वो उसमें काफी सारे, मैं वापस हम यही मैं काफी फोटोग्राफर्स को इन्वॉल्व करता हूँ उसमें। जैसे मेरा एक काम है सोशल डॉक्यूमेंट्री का, या फिर किसी का पर्सनल काम है, तो वो दिखा के लोगों का जो नजरिया है वो बदल देते, कोशिश करते कि अलग हो जाए। तो मुझे वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। और लोग भी, और फोटोग्राफी ऐसी लैंग्वेज है जिसमें आप इमीडिएटली समझ जाते, आपको ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरी नहीं है, इट्स अ वेरी यूनिवर्सल लैंग्वेज। और आपको सिर्फ पकड़ना है कि उसकी आत्मा पकड़नी है या उसकी इंटेंसिटी पकड़नी है, आपको इमोशंस पकड़ने हैं, और वो बहुत अनबायस पकड़ने हैं। तो जो ट्रेनिंग्स होती है वो 2 दिन की होती है, 4 दिन की होती है, कभी कभी 1 महीना रहती है। तो उसमें हम असाइनमेंट्स देते हैं, और वो काफी फोटोग्राफर्स को हमने उस तरह से देखने को ये किया है। और सबके साथ प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं कि कोई एक बहुत ही आगे है, पीछे है, नहीं। हर एक कम्युनिटी में कुछ ना कुछ यू नो सोशल इश्यूज है जो हम ला सकते हैं। वही हम कोशिश करते हैं कि उनको आइडेंटिफाई करें, देखें और समझें। तो उससे क्या होता है कि एटलीस्ट आप देख तो पाते हैं कि ये है, और फिर उसके बाद सोल्यूशन निकल सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि आप देखो ना, देखने से पहले शुरू करो, देखना शुरू करो। बस आप देखना शुरू करेंगे तो सेकंड अल्टीमेटली आ जाएगा। अगर आप देखेंगे नहीं तो फिर आगे नहीं होगा कुछ। तो वो ऐसे थोड़ा सा करते हैं। तो काफी वर्कशॉप्स करते हैं पूरे देश में, महाराष्ट्र में, फोटोग्राफर के साथ, यूथ के साथ। बहुत इंटरेस्टिंग है, बिकॉज एवरीबडी ब्रिंग्स इट कम विद ब्रिलियंट स्टोरीज एंड तो बहुत ही इम्पोर्टेंट। और उसके साथ ये डॉक्यूमेंट भी बन जाता है, and the same images become archive, you know. Yeah. For evidence to learn from the history, from the past. So it's very important process to document. तो मेरा ये पहले से था कि डॉक्यूमेंट होना बहुत जरूरी है हर चीज, और वो ऑनलाइन पे डालो, कहीं नहीं मिलते छपने के लिए, डोंट वरी, पुट इट फेसबुक पे डालो, कहीं भी डालो, बट इट रिमेन्स अ डॉक्यूमेंट and depends archive, so people can access it. Yeah, so that was an idea of the workshop actually, to reach maximum people, to bring more stories. Yeah, of course this is an amazing work, क्योंकि ये काफी सारे लोगों को इंस्पायर कर रहा है। आज जैसे हम परिस्थिति देखते हैं कि फोटोग्राफी एक ऐसी चीज है जो हर दूसरा व्यक्ति फोटोग्राफर बनना चाहता है, सिंस लाइक हम सबके हाथ में एंड्रॉइड फोन्स है, स्मार्टफोन्स है, तो हर किसी को फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है। लेकिन फोटोग्राफी के पर्सपेक्टिव्स कैसे डेवलप करने चाहिए, ये जब आपसे सीखने मिलता है तो हर किसी को पता चलेगा कि अच्छा क्या करना चाहिए, जो मेरे हाथ में ये कैमरा आया है उसके साथ करना क्या है मुझे। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू वर्क। यस सर, सो आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। यस, yes, तो thank you.
मुझे लगता है कि ये वीडियो जब लोगों तक पहुंचेगी, जो हमारे दर्शक है, व्यूअर्स है जो इसे देख रहे हैं, तो उन्हें भी काफी कुछ इस इंटरव्यू सेशन से सीखने मिला है और वो जरूर डेफिनेटली आपको अप्रोच करेंगे नेक्स्ट। मुझे लगता है कि उन्हें किसी को भी फोटोग्राफर बनना हो या ये पर्सपेक्टिव्स डेवलप करने हो तो